नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अपने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा 1833 का चार्टर अधिनियम और उसको डिटेल में चर्चा की गई, तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक अन्य अधिनियम देखेंगे और ये अधिनियम है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो क्या है 1853 का चार्टर अधिनियम, क्या इसके प्रावधान हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं। तो देखिए, जो पहला आपका प्रावधान है इस अधिनियम में वो है कि जो निदेशक मंडल, यानी जिनको हम क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो निदेशक मंडल है इनके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। आप देखते हैं जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि उसमें दो लोग होते थे, एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और एक होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स होते थे उन्हीं में से 24 लोग चयनित किए जाते थे जो कि बनते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और 1773 के प्रावधान में ये आया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। लेकिन अभी तक ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जब से कंपनी बनी थी तब से लेकर के 1853 तक इनकी संख्या कितनी थी, 24। लेकिन 1853 के अधिनियम में क्या किया गया, इनकी संख्या घटा करके कर दी गई 18। तो ये जो इस अधिनियम का ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि निदेशक मंडल में जो सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो अगला ये हो गया आपका पहला प्रावधान। और दूसरा प्रावधान क्या है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए तथा गवर्नर जनरल 2 अन्य सदस्यों को जोड़ सकता था। इस प्रकार 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद अस्तित्व में आई। क्या है ये, इधर 6 सदस्य कम कर दिए जा रहे हैं, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उससे 6 सदस्य कम कर दिए जा रहे हैं। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, आप देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है या गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें आपने देखा था कि जो 1773 का एक्ट आया था उसके तहत उसमें कितने सदस्य होते थे, 4 सदस्य उसमें शामिल किए गए थे। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए। इन 6 अतिरिक्त सदस्यों के साथ साथ गवर्नर जनरल, यदि उसकी इच्छा हो, गवर्नर जनरल चाहे, ये गवर्नर जनरल की अपनी इच्छा पर निर्भर था कि यदि गवर्नर जनरल चाहे तो 2 सदस्य गवर्नर जनरल स्वयं जोड़ सकता था। तो कुल मिला के कितने हो जा रहे हैं, ये 12 सदस्य हो जा रहे हैं। तो ये जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी हुई जिसमें 12 सदस्य हो जा रहे हैं, इसी को कहा गया केंद्रीय विधान परिषद। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है सर्वप्रथम केंद्रीय विधान परिषद किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई, तो किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आ रही है, चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत सर्वप्रथम आपका क्या हो रहा है, एक 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद अस्तित्व में आई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम केंद्रीय विधान परिषद कब अस्तित्व में आई, 1853 में, या आपका दिया होगा कि चार्टर अधिनियम दिए होंगे तो उनमें चार्टर अधिनियम 1853। तो ये आपको याद रखना है। और इनमें से क्या हो रहा था कि 4 सदस्य तो पहले से उसकी परिषद में होते ही थे, तो वो तो रहे, 6 अन्य सदस्य जोड़ दिए गए संसद की तरफ से, और 2 सदस्य गवर्नर जनरल अपनी इच्छा के अनुसार उसमें जोड़ सकता था, और ये जोड़ता ही था। ये जो 2 सदस्य हैं जो इच्छा के अनुसार, तो इच्छा के अनुसार क्या, वो जोड़ता ही था। तो इस तरह से कुल 12 सदस्य हो जा रहे हैं और पहली बार एक केंद्रीय विधान परिषद अस्तित्व में आती है। तो ये इसके 2 प्रावधान हो गए। आगे चलते हैं और प्रावधान देख लेते हैं। अगले प्रावधान पे हम देखते हैं क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो सिविल सेवा का जन्मदाता कार्नवालिस को माना जाता है कि कार्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा प्रारंभ की। लेकिन जो सिविल सेवकों की नियुक्ति होती थी तो वो किसी परीक्षा के माध्यम से नहीं होती थी, बल्कि वो नॉमिनेशन होता था कि जो अधिकारी यहाँ पे पहले से कार्य करते थे, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्हीं को ही प्रमोट करके सिविल सेवक बना दिया जाता था। यानी वो नॉमिनेशन होता था, कोई परीक्षा नहीं होती थी। 1853 के अधिनियम में क्या हो रहा है, इस अधिनियम में
जो सिविल सेवकों की नियुक्ति है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कराने का प्रावधान किया गया। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किस अधिनियम के तहत कराई गई। तो कौन सा अधिनियम है आपका 1853, ठीक है। तो 1853 के अधिनियम के तहत ही सिविल सेवकों की नियुक्ति अब कैसे होगी, अब नॉमिनेशन नहीं होगा बल्कि अब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एज इट इज प्रश्न पूछ लिया जाता है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो सिविल सेवा का जनक कौन है, कॉर्नवालिस। और सिविल सेवा जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी, ये कब हो रहा है 1853 में। और 1853 में गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल है इस समय लॉर्ड डलहौजी। तो अगर आपसे प्रश्न अधिनियम ना पूछा जाए और आपका नाम पूछ लिया जाए कि किसके कार्यकाल से सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होने लगी, तो किसके कार्यकाल से, डलहौजी के। तो अगर अधिनियम पूछा जा रहा है 1853 का अधिनियम, अगर व्यक्ति पूछा जा रहा है, गवर्नर जनरल का नाम पूछा जा रहा है, तो कौन है, लॉर्ड डलहौजी। तो ये प्रावधान आपका हो गया। चौथा प्रावधान क्या है कि जो विधि सदस्य है गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य पूर्णकालिक, यहाँ पे कालिक, पूर्णकालिक सदस्य बन गया। आप देखते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत सर्वप्रथम एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, लेकिन वो विधि सदस्य पूर्णकालिक सदस्य नहीं था। उसका क्या कार्य था कि जब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई कानून बनाने बैठेंगे तब वो उसमें भाग लेगा, अन्यथा कोई प्रशासनिक बैठक चल रही है तो उसमें वो भाग नहीं लेगा। लेकिन अब क्या किया गया कि अब जो विधि सदस्य है ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्णकालिक सदस्य बन गया। तो विधि सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्णकालिक सदस्य कब बना, तो आपका उत्तर क्या होगा, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम में यही 4 मुख्य प्रावधान हैं। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। तो पहला प्रावधान क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनकी संख्या कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम से ही 24 थी, वो संख्या अब 24 से घटा करके 18 कर दी गई, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी जिसमें कि 4 सदस्य होते थे, उसका विस्तार किया गया। अब उसमें क्या हुआ, 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए और 2 सदस्य गवर्नर जनरल की इच्छा पे था कि गवर्नर जनरल यदि चाहे तो 2 अन्य सदस्य वो जोड़ सकता है। तो इस तरह से 12 सदस्यीय एक केंद्रीय विधान परिषद अस्तित्व में आई। दूसरा ये आपका महत्वपूर्ण प्रावधान हो गया। तीसरा प्रावधान क्या था कि जो सिविल सेवक हैं तो सिविल सेवकों की नियुक्ति अब कैसे होगी, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। और चौथा जो प्रावधान है, चौथे प्रावधान में आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका विधि सदस्य था इसको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। तो इस अधिनियम में यही 4 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और आपसे ये भी साथ साथ ध्यान रखना, आपसे भी पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ हुई। तो किसके कार्यकाल में, डलहौजी के कार्यकाल में। किसे सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, तो किसे जन्मदाता कहा जाता है, आपका कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। किस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया, 1853 के अधिनियम के द्वारा। तो जो भी यहाँ से प्रश्न हो सकते हैं वो सभी प्रश्न आपके सामने चर्चा किए गए हैं और यही प्रश्न बनते हैं, इसके अतिरिक्त इस अधिनियम से अन्य प्रश्न नहीं बनते हैं। तो इस अधिनियम में बस इतना ही, मिलते हैं अन्य अधिनियम में अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।